कुछ रोज से जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग का सिलसिला शुरू हो गया है। आपको बता दें, आम शहरियों को और गैर मकामी जो लोग काम करने जम्मू कश्मीर आते हैं उनको टारगेट किया जा रहा है, उनको हलाक किया जा रहा है। इस हवाले से सिक्योरिटी सूरत हाल पर नज़र बनाई जा रही है। और आपको बता दें कि 2 मामले ऐसे जिनकी अब जांच NIA करेगी। NIA हेडक्वार्टर के हवाले से ये खबर आ रही है, माखनलाल बिंद्रू और बिहार से ताल्लुक़ रखने वाले वीरेंद्र पासवान के कत्ल मामले की जाँच अब NIA करेगी। इन कत्ल के मामलों के पीछे पाकिस्तान की दहशतगर्द तंजीमों की मुनज़्ज़म साजिश का शुबा जाहिर किया जा रहा है। हमारे नुमाइंदे शंकर इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, 2 मामले ऐसे जो जम्मू कश्मीर में टारगेट किलिंग के हवाले से हैं जिनको लेकर अब NIA जांच करेगी। देखिए, पिछले 5 अक्टूबर को जिस तरह से एक टारगेट किलिंग के मामले को अंजाम दिया गया था, उस दिन हालांकि जिस तरह से 2 लोगों की हत्या हुई थी और जिसमें कि वीरेंद्र पासवान और कश्मीर के श्रीनगर मूल के ही रहने वाले एक शख्स की जिस तरह से बाकायदा वहां पे हत्या की गई थी। तो इस मामले की गंभीरता को देखते हुए 2 FIR को वहां के लोकल पुलिस के से केंद्रीय जांच एजेंसी NIA ने टेक ओवर कर लिया है। अब इन दोनों मामलों की तफ्तीश अब NIA करेगी कि किस तरह से इस मामले में टारगेट किलिंग के मामले को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले में जिस तरह से एक इनपुट्स मिल रहे थे कि इस मामले में पाकिस्तान से जुड़े हुए जो वहां की खुफिया एजेंसी है ISI और वहां के जो आतंकी संगठन है उसके द्वारा एक सोची समझी साजिश के तहत कश्मीर मूल के कुछ लोगों को ही पैसा दे करके इस तरह के मामले को अंजाम दे रहे हैं। और इस मामले पर कई आतंकियों की जो एक भूमिका है वो निकल के सामने आई है। लिहाजा इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए NIA ने फिलहाल 2 केस को टेक ओवर किया है। और हमारे सूत्र बताते हैं कि इस मामले पर अब जैसे जैसे तफ्तीश का दायरा आगे बढ़ता जाएगा, दूसरे जो अन्य टारगेट किलिंग के मसले आते जाएंगे उसको उसी केस में इंक्लूड किया जाएगा, उसको बिल्कुल जोड़ा शंकर, जाएगा। ये आपसे जानना चाह रही हूँ कि क्या जो दीगर केसेस है टारगेट किलिंग के उसकी भी जांच अब होगी, और खास तौर से जिन 2 मामलों की यहाँ पर बात हो रही है उसी दिन एक और मामला भी पेश आया था, एक और किलिंग भी हुई थी कश्मीरी मुस्लिम की, जहाँ पर इसी अंदाज में मौत हुई थी, हलाक किया गया था उनको। क्या उस हवाले से भी NIA जाँच करेगी? देखिए, 5 अक्टूबर को जो मामला हुआ था वो हुआ था मक्खन लाल बुरुंदे जो है उसकी हत्या की गई थी। मक्खन लाल की अगर बात करें तो 1947 से उसकी दुकान कश्मीर के श्रीनगर इलाके में है और 1947 से लगातार उसकी दुकानें उस इलाके में काम कर रही थी, वहां पे उस दुकान पे बैठते थे। तो मक्खन लाल की जिस तरह से हत्या की गई, जबकि वो कश्मीर मुल्क का ही रहने वाला था, उसकी जिस तरह से हत्या की गई, तो इस मसले पर क्या इनपुट्स हैं कि क्यों इस मामले पर उसकी हत्या की गई। और अगर बात करें प्रवासी मजदूरों की बात करें तो जिस तरह से प्रवासी मजदूर में वीरेंद्र पासवान की हत्या उसी 5 अक्टूबर को की गई और उसके बाद उसके वीडियो को जिस तरह से सोशल मीडिया पर डाला गया और उसके बाद आतंकी संगठन के द्वारा इस बात को स्वीकार किया गया कि एक सोची समझी तरीके से इन लोगों की हत्या की गई, तो ये मसला काफी संगीन है। और इसी मामले की गंभीरता को देखते हुए आगे NIA इस केस को टेक ओवर कर रही है और आगे इस मामले में इन्वेस्टिगेशन करेगी। इस मामले में जो दूसरे अन्य जो टारगेट किलिंग के मसले आ रहे हैं उस केस को भी NIA जल्द ही टेक ओवर करेगी और टेक ओवर करने के बाद उस मामले में आगे की इन्वेस्टिगेशन को अंजाम दिया जाएगा। तो अभी तक देखा जाए तो कई ऐसे केसेस अभी आ चुके हैं सामने जिसमें कि साफ तौर पर पता चलता है कि टारगेट किलिंग की गई है। एक सोची समझी साजिश के तहत कुछ लोगों को निशाना बनाया जा रहा है। तो आखिर निशाना क्यों बनाया जा रहा है? क्या जम्मू कश्मीर के अंदर में फिर से वो एक दहशत और खौफ का जो एक माहौल है वो बनाने की एक साजिश रची गई है? इसके पीछे कौन कौन से आतंकी संगठनों का हाथ है? इस तरह से वहाँ के कुछ लोकल युवाओं को एक पैसे का लालच देकर या दूसरे अन्य लालच देकर के अपने ग्रुप में शामिल कराया जा रहा है और इस तरह के टारगेट किलिंग करवाई जा रही है। तो ये सब जो मसले हैं ये काफी बड़ा एक इन्वेस्टिगेशन का दायरा है। और इस मामले पर कल जब केंद्रीय जांच एजेंसी NIA के DG कुलदीप सिंह कल जब पहुंचे थे श्रीनगर, तो उसके बाद तमाम अधिकारियों के साथ इस मामले पर चर्चाएं भी की गई थी। तो लिहाजा इसी बात पर आगे कार्रवाई को अंजाम देते हुए फिलहाल 2 केस को टेक ओवर किया गया है। लेकिन इसी केस के तहत
अन्य दूसरे जो टारगेट किलिंग के मसले हैं वो इन्वेस्टिगेशन किए जाएंगे। बिल्कुल शंकर, हर पहलू से इन मामलों को लेकर के जांच होगी और कौन कौन इन्वॉल्व है उस हवाले से भी जांच होगी। आखिर जब 90 की दहाई में भी इस तरह की सूरत हाल पैदा नहीं हुई जम्मू कश्मीर में, अब किस तरह से कौन कौन लोग, कौन सी तंजीम इससे वाबस्ता है, इन तमाम तरह एंगल से जांच एजेंसियां कार्रवाई जरूर करेंगी। शंकर, बेहद शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर में जिस तरह के सूरत हाल बने हैं, कुछ दिनों से हम देख रहे हैं आम शहरियों को, गैर मकामी मजदूरों को टारगेट किया जा रहा है। जांच एजेंसियां इन तमाम तर हवाले से कार्रवाई कर ही रही हैं। फौज के सरबराहां जो है वो भी इस चीज़ का नोटिस ले रहे हैं। आपको बता दें MM नरवाने जम्मू के दौरे पर है और उन्होंने वहाँ सूरत हाल का जायज़ा लिया और कमांडरों और जवानों से मुलाकात की। फॉरवर्ड पोस्ट पर मौजूद कमांडरों ने फौजी सरबराह को सूरत हाल से वाकिफ कराया। फौज की दहशतगर्दी मुखालिफ कार्रवाइयों से उन्हें वाकिफ कराया गया। हमारे नुमाइंदे मुनीश इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मुनीश, 6 रोज से पुंछ के मेंढर सब डिवीजन में लगातार एनकाउंटर जारी है, अपडेट बताएं। जी मुनज़ा, आपको बता देंगे एनकाउंटर 6 रोज से जारी है और आज भी सुबह से जो है गोलाबारी रुक रुक हो रही है। और इस बीच जो जनरल MM नरवाने हैं उन्होंने जो है एनकाउंटर साइट का दौरा किया, वहां जो जवान लगे हैं उनके साथ मुलाकात की और जो कमांडर हैं उनके साथ मुलाकात की। उसके बाद उन्होंने LOC के पूरे इलाके का दौरा किया है, जो खूबसूरत हालत बनी हुई है उसको देखने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि आगे आने वाले दिनों में जो है बर्फबारी हो जाएगी, उससे पहले जो है इन्फिल्ट्रेशन के भी चांस रहते हैं। तो ये सब चीजें जो है इस समय वो देखने के लिए आए हैं और पूरा LOC पे उन्होंने दौरा करके कमांडरों के साथ बातचीत की है कि किस तरह से जो बनाई जाए, रणनीति बनाई जाए ताकि आने वाले दिनों में दहशतगर्दी को रोका जाए और जो दंदरअंदाजी की कोशिशें हैं उनको भी रोका जा सके। बिल्कुल, और कमांडरों ने जो है MM नरवाने को तमाम तर सूरत हाल से वाकिफ कराया कि किस तरह की सूरत हाल बनी हुई है। क्या उनका कोई इनपुट मिला, इस हवाले से कोई बयान सामने आया हो? नहीं मुनज़ा, अभी ऐसा कोई बयान सामने नहीं आया क्योंकि अभी वो दौरे पर ही हैं। लेकिन यहाँ तक जो खबरें आ रही हैं, खबरें ये आ रही हैं कि सबसे ज्यादा जो जोर दिया जा रहा है कि जिस तरह की घटनाएं हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर में हो रही हैं, जैसे कि कश्मीर के अंदर किलिंग हो रही है या पुंछ के अंदर 2 बड़े एनकाउंटर हुए हैं जिसमें एक में 5 जवान और एक में 4 जवान शहीद हुए हैं। तो ये सब चीजें जो है वो नोटिस में ली गई हैं और आगे आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं और जो है इन चीजों को रोकने के लिए और सख्ती बरती जाएगी और कोई नई जो है रणनीति बनाई जाएगी ताकि इस तरह के हादसे पेश ना आए और जो जवान है उनका मोराल जो है वो बना रहे। बिल्कुल, MM नरवाने जम्मू दौरे पर और तमाम तर सूरत हाल का जायजा ले रहे हैं। मुनीश, बेहद शुक्रिया आपका। तो जम्मू कश्मीर पुंछ में आपको बता दें मेंढर सब डिवीजन में लगातार 6 रोज से एनकाउंटर जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस और मिलिटेंटों के बीच ये एनकाउंटर जारी है। वक्फे वक्फे से फायरिंग हो रही है। आसपास के इलाकों में खौफ-ओ-खराज का माहौल देखा जा रहा है। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से रॉकेट लॉन्चर का भी इस्तेमाल किया गया है। इंतखाबात करीब होते हैं तो सियासी लीडरान की बयानबाजियां भी तेज़ हो जाती है। मध्य प्रदेश में पिछले कई रोज़ से हम देख रहे हैं कि सियासी लीडरान, चाहे कांग्रेस लीडरान हो या BJP लीडरान हो, बयानबाजी ही कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात करीब है और इस हवाले से BJP लीडरान और कांग्रेस लीडरान एक दूसरे पर हमलावर है। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात क्या शुरू हुए, सियासी लीडरान के बेतुके बयान और कौल-ओ-फैल को लेकर रोज़ बरोज़ सियासी घमासान में शिद्दत आती जा रही है। BJP के जरिए एक जानिब कन्या पूजन से रियासत में सरकारी और गैर सरकारी प्रोग्राम का आगाज किया जा रहा है, वहीं वज़ीर आला शिवराज सिंह की मौजूदगी के बाद भी काबीना वजीर के जरिए स्टेज पर गाय असेंबली हल्के से BJP के खातून उम्मीदवार के बाल से छेड़खानी करने के मामले ने तूल पकड़ लिया है।
परेगांव का ये पूरा मामला है। परेगांव असेंबली हल्के से बीजेपी के खातून उम्मीदवार के बाल से छेड़खानी करने का ये जो मामला है अब काफ़ी तूल पकड़ता जा रहा है। कांग्रेस ने इस मामले में बीजेपी को सख्त तनकीद का निशाना बनाते हुए इसके चाल और चरित्र पर सवाल उठाए हैं। वहीं शिवराज सिंह काबीना के वजीर बृजेंद्र प्रताप सिंह ने इसे कांग्रेस की गंदी ज़हनियत से ताबीर किया है। की विकृति मानसिकता है, वो कैंडिडेट मेरी बहन स्वरूप है। आज आप उसको आप देखें तो आप उसमें क्लियर पाएंगे कि हमारा चश्मा कैसे निकला है और कैसे हम उसको निकाल रहे हैं। हमें ये भी जानकारी नहीं लगी कब हमारा चश्मा निकल गया, लेकिन जब जानकारी लगी तो मैं खुद ही ढूंढ रहा था। लेकिन जब वो बगल वालों ने बताया मुझे कि नहीं चश्मा हमारा इधर फंसा हुआ है, तो हमने उसको निकाला एक सहज भाव में, और उसको कैंडिडेट ने भी सहज भाव में स्वीकार किया है। लेकिन उसको अनावश्यक रूप से, क्योंकि अब कोई मुद्दे कांग्रेस के पास है नहीं। एक बगल में मैं सीएम साहब से बात कर रहा हूँ, उसको मैंने छुआ भी नहीं है कैंडिडेट को, तो उसको एक दूसरे तरीके से कि वो असेस हो रही है, इस तरह की बातें लिख रहे हैं। जब उसमें बात पूरा वीडियो को दिखा नहीं रहे, कट पेस्ट करके कुछ भी चीज़ें दिखा रहे हैं, ये उनकी विकृति मानसिकता है और इस तरह से घटिया सोच जो उनकी है, इसी कारण से आज कांग्रेस का पतन हो रहा है। देखिए, एक तरफ शिवराज जी कमलनाथ जी को कोसने लगे हैं और पीछे बैठे कैबिनेट मंत्री बृजेंद्र सिंह जी महिलाओं के बाल खींच रहे हैं। ये क्या कन्या भोज की बात करते हैं? ये क्या आपको दिखता है कि ये मध्य प्रदेश की कन्याओं के पूजन करने वाले लोग हैं? अरे इनका चाल और चरित्र तो उजागर दिख रहा है। मैं तो शिवराज सिंह से कहता हूँ कि आपको शर्म आना चाहिए कि ऐसे मंत्री बनाए। इनको तो तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ले लेना चाहिए। और इस तरीके की जो महिलाओं के साथ किया जा रहा है, भाजपा के उन लोगों के लिए भी समझना चाहिए कि ऐसे चरित्र से इस देश की संस्कृति बिगड़ेगी। और मैं यही बता देना चाहता हूँ कि वही आरएसएस के लोगों को समझा देना चाहता हूँ कि यही तुम्हारे मंत्री, यही चरित्र है जो पूरे प्रदेश में दिख रहा है कि प्रत्याशी का नाजायज फायदा उठाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे ये लग रहा है कि कहीं न कहीं इनके मन में खोट है, इनकी नीति खराब है, इनकी नीयत में कहीं ना कहीं खोट है। ऐसे मंत्री को तत्काल इस्तीफा देना चाहिए। हमारे नुमाइंदे मेहताब आलम बराह रास्त इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मेहताब आलम, इससे पहले चादर और फादर के हवाले से, उससे भी पहले साध्वी प्रज्ञा ने बयान दिया और अब एक और मामला सामने आया है जहां पर स्टेज पर ही सबके सामने इस तरह की छेड़खानी की जा रही है। मुनज़्ज़र, जब से मध्य प्रदेश में ज़िमनी इंतखाबात हुए हैं, सियासी लीडरान के कौल में, फेल में, चाल में, चरित्र में इतनी तेज़ी से बदलाव आ रहा है कि इलेक्शन के इंतखाबात को जीतने के लिए, इंतखाबात को मुतासिर करने के लिए, वोटर्स को अपनी तरफ राग़िब करने के लिए बेतुके बयान आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त जो है, जहाँ पर मध्य प्रदेश हुकूमत के ज़रिया ये जो है बार बार ऐलान किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के ज़रिया, कि जो है कन्या पूजन से सारे प्रोग्राम करने की बात की जा रही है, औरतों की अजमत की, औरतों की जो है उसकी बात की जा रही है, वक़ार की और तक़द्दुस की बात की जा रही है। वहीं पर सीएम की मौजूदगी में अगर वज़ीर के ज़रिया इस तरह से बाल से छेड़छाड़ का मामला जो सामने आया, उसको लेकर सियासत शुरू हुई है। हालांकि मध्य प्रदेश के वज़ीर मादनियात ने जो है बृजेंद्र प्रताप सिंह ने अपनी वजाहत दी है, अपने सफाई देते हुए उन्होंने कहा है कि इस तरह की उन्होंने कोई मंशा नहीं, उनका चश्मा खो गया था। और जब उन्होंने लोगों ने बताया कि उनका चश्मा जो है, जो वहाँ की रे गाँव की खातून उम्मीदवार भारतीय जनता पार्टी के उनके बालों में फंसा हुआ, तो उन्होंने उसको निकाला, जिसको लेकर कांग्रेस के जरिया गैर ज़रूरी जो है तौर पर जो शर फैलाने का काम कर रहे हैं। हालांकि वो उनकी बहन है और उन्होंने इस तरह की कोई जो है नाजेब हरकत नहीं की है। लेकिन भारत अगर कोई ना हरकत नहीं भी हुई हो तो लेकिन सवाल बुनियादी तौर पर है कि उनका चश्मा जो है उनकी खातून के बालों तक कैसे पहुंचा और वज़ीर आला की मौजूदगी में। बिल्कुल मेहताब, और यहाँ पर बात कर रहे हैं बीजेपी लीडरान की ज़हनियत उनकी वैसी नहीं थी, लेकिन जब लीडरान जिनको लोग देख रहे हैं इस तरह की हरकत एक स्टेज पर करते हैं तो लोगों में किस तरह का मैसेज आएगा? देखिए, सवाल वही बुनियादी तौर पर है कि अगर स्टेज पर इस तरह की चीज़ें हो रही है तो औरत की अजमत की अगर हम बात कर रहे हैं, उसके तकद्दुस की बात कर रहे हैं, उसके वक़ार की बात कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं मजरू होता है। और यहाँ पर जो है अवामी नुमाइंदों को इस बात को समझने की ज़रूरत है। कांग्रेस के जरिए वही सवाल उठाया गया कि जब एक तरफ भारतीय जनता पार्टी और हुकूमत के जरिए ये वाज़ेह तौर पर कहा जाता है कि कन्या पूजन के जरिए प्रोग्राम शुरू होगा और कन्या पूजन के जरिए तमाम चीज़ें हैं, और उसी मध्य प्रदेश में अगर जो है पिछले 10 सालों में औरत की दरी में पूरे मुल्क में मध्य प्रदेश टॉप में है। और यहाँ पर इस वज़ीर आला की मौजूदगी में अगर उसके वज़ीर के जरिए इस तरह की नाजेब हरकत की जा रही है तो अवाम उसका तासुर क्या लेंगे, उसको समझने की ज़रूरत है। बहरहाल अगर उसमें मामला कुछ भी ना हो, लेकिन इतना तो ज़रूर है कि कांग्रेस को एक मुद्दा मिला है जिसके जरिए भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर हुई है और
इस मामले को लेकर भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं बैकफुट पर नजर आ रही है। मुनज़्ज़म। बिल्कुल मेहताब आलम, और एक तरफ बीजेपी कन्या पूजन करती है, लड़कियों को आगे बढ़ाने की बात करती है, और दूसरी तरफ इस तरह की हरकतें बीजेपी लीडरान की जानिब से स्टेज पर देखने को मिलती है। मेहताब आलम, बेहद शुक्रिया आपका। कामयाबी की कोई भी कहानी एक दिन में मुकम्मल नहीं होती है, लेकिन अगर लगन हो, ईमानदारी और मेहनत से काम किया जाए तो ये कहानी एक दिन मुकम्मल ज़रूर होती है। अमूल की कहानी, अमूल की कामयाबी और क्रांति की कहानी क्या कुछ है, देखिए इस रिपोर्ट में। 31 अक्टूबर 1955 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्मदिन कुछ अलग अंदाज में मनाया गया। उस दिन आणंद में खेड़ा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादन संघ के भवन का उद्घाटन देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने किया। इस मौके पर देश की भावी प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी भी मौजूद थी। इस तरह सरदार वल्लभ भाई पटेल की आंखों से जो सपना गुजरात के किसानों ने देखा था, उसके पूरे होने का कामयाब सफर हौसलों की पक्की राह पर शुरू हो गया। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। पूरे मुल्क में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश में भी आज़ादी का अमृत महोत्सव के हवाले से कई प्रोग्रामों का इनेकाद किया जा रहा है, और इसी ज़मन में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने खादी महोत्सव का इफ्तिताह किया। इस दौरान वज़ीर आला ने खिताब भी किया और खादी की अहमियत पर रोशनी डाली। साथ ही सीएम ने वज़ीर आज़म के आत्मनिर्भर भारत के विजन की तारीफ की और लोकल फॉर वोकल को फ़रोग़ देने पर जोर दिया। महोत्सव के शुभारंभ के अवसर पर मैं सबसे पहले विभागीय मंत्री समेत विभाग के सभी अधिकारियों को हृदय से धन्यवाद देते हुए आप सबका अभिनंदन करता हूं। जब हम खादी की बात करते हैं तो खादी जुड़ता है हमारे स्वदेशी से, और खादी जुड़ता है हमारे सम्मान से, और खादी जुड़ता है हमारे स्वावलंबन से। प्रधानमंत्री मोदी जी ने इस सदी की सबसे बड़ी महामारी के दौरान इस देश को एक नया मंत्र दिया, आत्मनिर्भर भारत का। आत्मनिर्भरता के लक्ष्य को प्राप्त किए बगैर कोई देश और कोई समाज सम्मान पूर्वक अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकता और स्वावलंबन का जीवन नहीं गुजर बसर कर सकता। आज ईद मिलादुन नबी है। आज के रोज़ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात को आलम इंसानियत तक पहुँचाया जा रहा है। पैगाम इंसानियत को फ़रोग़ देना, इंसानियत के पैगाम को आम करना। आपको बता दें कि एक रिवायत के मुताबिक 12 रबीउल अव्वल को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत शरीफा हुई। रबीउल अव्वल को दोशांबे के दिन मौसम बहार के मौके पर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत। इस मौके पर सीरत मुस्तफ़ा, अज़मत मुस्तफ़ा, शान मुस्तफ़ा और विलादत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नामों से जलसा और जुलूसों का एहतमाम किया जा रहा है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए रास्ते पर चलने का अहद किया जा रहा है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात में से एक दूसरे से उल्फत, मोहब्बत करना, हमदर्दी, गमगुसारी और हुब्बुल वतनी शामिल है। पूरे मुल्क में ही ईद मिलादुन नबी जोश खरोश के साथ मनाया जा रहा है, और जम्मू कश्मीर में भी ईद मिलादुन नबी जोश खरोश के साथ अक़ीदतमंद मना रहे हैं। दरगाह हज़रत बल पर गुज़िश्ता रात शब ख़्वानी का एहतमाम किया गया और ख़ुसूसी दुआएं की गई। यहाँ दरूद व अज़कार की मजलिस पूरी रात जारी रही और सुबह अक़ीदतमंदों की बड़ी तादाद ने दरगाह हज़रत बल पर फ़जर की नमाज अदा की। नमाज के फ़ौरन बाद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आसार मुक़द्दस का दीदार कराया गया। उसके बाद दिन भर हर नमाज के बाद आसार शरीफ का दीदार कराया जा रहा है। लोग अमन और खुशहाली और अपनी नजात के लिए दुआ कर रहे हैं। कोविड के चलते महदूद तादाद में ज़ायरीन और अक़ीदतमंदों को मसाजिद में जमा होने की इजाज़त दी गई है। इस दौरान लोग कोविड प्रोटोकॉल्स का भी फॉलो कर रहे हैं।
वहीं श्रीनगर के मुख्तलिफ इलाकों में जश्न विलादत के हवाले से जुलूस निकाले जा रहे हैं। फतेह कदल में भी एक ऐसा ही जुलूस बरामद हुआ है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इश्क के इजहार के लिए यहाँ नारेबाजी की गई। इसी के साथ न्यूज़ रूम लाइव में फिलहाल इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब।